दोस्तों आज की क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, एक एक प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आज आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। दोस्तों आइए बात करते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में। जैसा कि बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में समग्र शब्द का क्या मतलब हो जाता है, यानी कि समग्र शब्द किससे संबंधित है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेवल की बात करते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक स्तर से। नेक्स्ट बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज सह पाठ्यचर्या क्रियाकलाप से। और तीसरी बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट समग्र विकास से। और चौथी बात करते हैं स्कॉलिस्टिक एरियाज यानी कि शैक्षिक क्षेत्र से। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में समग्र शब्द का मतलब क्या हो जाता है, बताइएगा दोस्तों इसका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जवाब हो जाता है तीसरा सही हो जाता है। समग्र शब्द का मतलब ये हो जाता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास से। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। एक अध्यापिका क्या करती है, पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में सभी बच्चों का बारीकी से क्या करती है, अवलोकन करती है। उनके कामों के नमूनों का भी संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। और इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा दोस्तों, बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है कि मानक एवं एक रूप। दूसरा ऑप्शन कहता है योगात्मक एवं अध्यापक केंद्रित। तीसरा ऑप्शन कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कह सकते हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है कि मानक आधारित एवं संदर्भ युक्त। दोस्तों बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी बच्चों में अगर देखा जाए तो सभी प्रकार के बारीकी से अवलोकन करती है और उनके नमूनों का मॉडल का संकलन करती है और हर बच्चे के लिए डायरी रखती है। तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन माना जाएगा दोस्तों, तो इसका जवाब हो जाना चाहिए दोस्तों तीसरा सही हो जाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन की बात की जा रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन की जा रही है दोस्तों, या की बात की जा रही है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। पहला ऑप्शन कहता है कि मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। पहला ऑप्शन कहता है मूल्यांकन के मापदंडों एवं उपकरणों की योजना बनाना। दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षकों द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना और उनका श्रेणीबद्ध करना। और चौथा ऑप्शन कहता है मेरे प्रिय साथियों कि शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना यानी इंटीग्रेटेड करना। एक बार मुझे लगता है कि प्रश्न को आपको फिर से दिखाना होगा हमें। जैसा कि बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या चीज़ें शामिल होंगी दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब आप दे पाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 1, 2 और चौथा सही हो जाएगा। दरअसल बात करते हैं एक की बात करती हैं तो यहाँ मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो बिल्कुल अगर शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक क्या करना, रिकॉर्ड और अभिलेख तैयार करना। और चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ क्या करना, इंटीग्रेटेड करना। ये ऑप्शन चारों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं, मतलब 3 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं। लेकिन बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना, उनका श्रेणीबद्ध करना ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन है जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में करेक्ट नहीं है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि यह शिक्षकों के लिए छात्रों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में नवीनतम विकास है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि यह छात्रों के अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। और चौथा ऑप्शन कहता है
कि पारंपरिक कागज कलम परीक्षण छात्रों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। जवाब दीजिएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न ये है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए कौन सा मूल्यांकन यहाँ पर सही नहीं माना जाएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि यह शिक्षकों के लिए छात्रों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। दूसरा ऑप्शन कहता है यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में नवीनतम विकास है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि यह छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। चौथा ऑप्शन कहता है पारंपरिक कागज कलम परीक्षण की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले में अगर देखा जाए तो शिक्षकों के लिए छात्रों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका नहीं है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला गलत हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। सतत का मतलब क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन कहता है कि अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना। पहला ऑप्शन कहता है कि अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना। दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो दूसरे ऑप्शन के तौर पर कहा जा रहा है कि अंकों, ग्रेडों एवं अन्य प्रकार से छात्रों से संबंधित सतत की तुलना करना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर प्रेषित परीक्षा लेना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक तरीके से समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहान की योग्यता का मापन करना। देखिए आप लोग पूरी क्लास को देख लीजिए, यही बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं आ रहा है तब भी आप देख लीजिए क्लास को, ठीक है। स्किप मत करिए। आप लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं अगर क्वेश्चन नहीं आता। ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी ये, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं आ रहा है तो उसको देख लीजिए, कम से कम आने तो लगेगा। अगला सोचिए अगर अगली बार इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी तो क्या फिर गलत होंगे? अगर इस बार स्किप कर देंगे तो फिर अगली बार अगर इसी तरह के प्रश्न मिलते हैं तो बिल्कुल आप गलत कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो पहला यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, सही हो जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत का मतलब ये हो जाता है कि अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है या जोर देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर जोर देता है? सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर निरंतर परीक्षण करना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक तरीके से सीखने का अवलोकन, रिकॉर्ड और कैसे सुधार किया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का ठीक संस्मरण करना। और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों कि बोर्ड परीक्षा का बाहुल्य करना। बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। देखिए जवाब दीजिएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर जोर देता है? सीखने को सुनिश्चित करने के लिए, क्या व्यापक पैमाने पर निरंतर परीक्षण करने के लिए कहता है, क्या सीखने का अवलोकन, रिकॉर्ड और कैसे सुधार किया जा सकता है, क्या ऐसी बात कही जा रही है, क्या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का ठीक एक तरीके से क्या होना चाहिए, फाइन टर्निंग होना चाहिए और टर्निंग होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है कि रेडेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड का परीक्षा का बाहुल्य होना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो सतत और व्यापक मूल्यांकन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, सीखने का अवलोकन, रिकॉर्ड और कैसे सुधार किया जाना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन हमसे इस बात पर जोर देता है, ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दें, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, जब नहीं आता है तो छोड़कर भागने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती यही होती है जब हम छोड़कर भागते हैं। छोड़कर नहीं भागना चाहिए। यदि मैदान में आ ही गए हैं तो जो होगा सो देखा जाएगा, यही सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। समस्याएं तो आती ही हैं,
ठीक है, लेकिन एक न एक दिन वो समस्याएं जो होती हैं कहीं ना कहीं सरल बन जाती हैं समाधान करने में। बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक क्षेत्र है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये बताना है कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है। छात्रों के, अगर देखा जाए छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे के से तुलना करना। दूसरा ऑप्शन कहता है छात्रों की समझ का आकलन और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। और चौथा ऑप्शन कहता है कि छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। क्या अद्भुत प्रश्न है, बनाने वालों के भी क्या अच्छा माइंड होगा। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये बताना है आपको। क्या छात्रों के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना करने की बात की जाती है? क्या छात्रों की समझ का आकलन करना और पाठ्य और शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करने की बात कही जाती है? क्या छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करने को कहा जाता है? क्या छात्रों को विषय में सफल और विफल घोषित करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन के से कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाता है दोस्तों दूसरा सही हो जाता है कि ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका प्राथमिक उद्देश्य ये हो जाता है कि छात्रों की समझ का आकलन करना, पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार क्या करना, रूपांतरित करना। दोस्तों यही है सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य। इसको याद कर लीजिए अपने सामने ही, या स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य ये है कि छात्रों की समझ का आकलन करना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात कर लेना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये कहता है कि 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? परमिसिव होना चाहिए और फैसिलिटेटिव होना चाहिए और अथॉरिटेटिव होना चाहिए और डिक्टोरियल होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं डिक्टोरेट जिसे कहा जाता है या डिक्टरेट कहा जाता है ना, तो एक तरीके से तानाशाही कह सकते हैं। तो जवाब बड़ा अच्छा होना चाहिए ना, प्रश्न बड़ा अच्छा है। तो 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसे होनी चाहिए? तो अनुज्ञात्मक नहीं भैया, अधिकारपूर्ण नहीं, तानाशाही नहीं, बल्कि एक तरीके से सुविधादाता होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाता है। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वो सुविधादाता के रूप में काम करना चाहिए। अगला प्रश्न ये कहता है दोस्तों कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय, मतलब कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का परसेप्शन करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों कि सक्रिय और एक तरीके से एक्टिव इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन की बात की जाती है। दूसरा ऑप्शन कहता है ड्रिल एंड रिपीटेड प्रैक्टिस, यानी कि ड्रिल और बार बार अभ्यास करवाने चाहिए। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि विषय वस्तु को रटकर याद रखना चाहिए, करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है उद्दीपन प्रतिक्रिया साहचर्य होना चाहिए। तो जवाब देने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय अगर देखा जाए तो एनसीएफ 2005 किस पर महत्व देती है दोस्तों? जवाब दीजिएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला सही हो जाएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। सक्रिय और समग्रता और अंतःक्रिया की बात की जाती है। तो 2005 कहता है कि एक्टिव इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए हम बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई विषय वस्तु निष्क्रिय प्राप्त करता है। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई विषय वस्तु के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा ऑप्शन कहता है बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। डोंट हैव द कैपेसिटी रेगुलेट देयर द लर्निंग की बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, लर्न बेस्ट थ्रो रोट मेमोराइजेशन। और चौथा ऑप्शन कहता है कि एक तरीके से प्ले एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार अगर देखा जाए
तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो ऐसे में अगर देखा जाए इसका जवाब होना चाहिए चौथा, कि बच्चे के ज्ञान के निर्माण में क्या होना चाहिए? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे ज्ञान के निर्माण में क्या करते हैं? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यही है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 दोस्तों। अगला प्रश्न हमसे ये कहता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर जोर देता है, क्योंकि यह निम्न पर केंद्रित रहता है। तो किस पर केंद्रित रहता है? परिभाषाओं और सूत्रों को स्मरण करने यानी कि याद करने में, नियमित और गृह कार्य प्रस्तुत करने के लिए कहता है, आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए कहता है, और शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान का निर्देश के लिए कहता है। इफेक्टिव लेक्चर एंड इंस्ट्रक्शन बाय द टीचर के बारे में कहता है। दोस्तों जवाब दीजिएगा। एनसीएफ 2005 रचनावादी दृष्टिकोण पर जोर देता है और सबसे ज़्यादा किस पर वो केंद्रित होता है? जवाब देने में आपको बिल्कुल भी असहजता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। गलत होना स्वाभाविक है। जब हम सीखेंगे, जब हम करेंगे तभी तो गलत होगा। जब हम करेंगे नहीं तो फिर गलतियाँ तो कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। तो आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए दोस्तों। यही एनसीएफ 2005 या इसी पर केंद्रित रहता है, रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित अगर देखा जाए। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इसकी समझ प्राप्त होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इसकी समझ से प्राप्त होती है मानवतावाद और व्यवहारवाद और रचनावाद और संज्ञानात्मक सिद्धांत। दोस्तों जवाब दीजिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इसकी समझ प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका जवाब होना चाहिए तीसरा सही होना चाहिए। रचनावाद कंस्ट्रक्टिव की बात की जाती है। अभी हमने आपको बताया था राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 की समझ के बारे में। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विद्यालय की भाषा में नहीं करने के लिए उन पर जुर्माना लगा देना चाहिए। अगर बच्चे विद्यालय की भाषा में बात नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगा देना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि विद्यालय की एक अपनी भाषा होती है, उन्हें अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो गलत माना जाएगा। और चौथा ऑप्शन कहता है कि उनके माता पिता को घर पर भी विद्यालय की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाए। क्या अद्भुत बात है, आप सोच रहे हैं ना। देखिए कितना बेहतर प्रश्न बनाया गया है। अगर आपके समझ में थोड़ा सा हेर फेर हो गया, अगर आपने थोड़ा सा भी गलती कर दिया तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपका गलत हो सकता था। बिल्कुल यहाँ पर पहला प्रश्न जिन लोगों ने लगाया है ऑप्शन वे लोग बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन जिन लोगों ने लगाया है वे लोग बिल्कुल सही हैं कि एक विद्यालय में अगर देखा जाए तो जब बच्चा प्रवेश करता है तो उसके अपनी मातृभाषा होती है और उसे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो होनी ही चाहिए। क्योंकि जब तक बच्चा अपनी बात को नहीं रखेगा तब तक कहीं ना कहीं बातें अलग बनी रहेंगी। बात कर लेना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार फिर क्या कहा जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर देखा जाए तो गणित शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य संख्याएं एवं संख्या अवधारणा सीखना और उच्चतर उद्देश्य मापन सिखाना। दोस्तों इसका जो प्रश्न फिर से एक बार, नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज टू द टीच नंबर्स एंड नंबर टू कॉन्सेप्ट एंड द हायर एम्स टू टीच मेजरमेंट्स। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य दोस्तों संख्या एवं संख्या अवधारणा सिखाना या उच्चतर उद्देश्य मापन सिखाना। बताइएगा एनसीएफ 2005 क्या ऐसी बातें करता है। फिर अगर देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन कहता है कि गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य सटीक गणना करना सिखाना और उच्चतर उद्देश्य का कलन पढ़ाना। कहने का मतलब है कैलकुलस बताना। कहने का मतलब ये है कि नैरो ऑफ एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज टू द टीच प्रिसाइज एंड कैलकुलेशन एंड हायर एम टू टीच कैलकुलस की बात करते हैं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। बड़ा ही कठिन प्रश्न लग रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है कि गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संबंधी
कौशल विकसित करना, उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। द नैरो ऑफ द टीचिंग मैथमेटिक्स इज टू डेवलप न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल एंड द हायर एम इज टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। दोस्तों क्या अद्भुत प्रश्न है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य गणितीय भाषा को विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य शाब्दिक प्रश्न हल करना। ठीक है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। बड़ा कठिन प्रश्न है ना, इसको उतना ज़्यादा भी कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कठिन सा लग रहा है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा। इसमें कहा जाता है कि गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, छोटा सा जो उद्देश्य है संबंधी कौशल विकसित करना, उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान को कौशल विकसित करना। देखिए कितना अच्छा प्रश्न और सरल प्रश्न बन गया, सॉरी जवाब बन गया। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सॉरी बीच में मुझे बंद करना पड़ा था। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचरणीय होना चाहिए। दोस्तों देखिए एक बार इसकी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल द डेवलपिंग इवेल्युएशन प्रोसीजर एज पर द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचरणीय होना चाहिए। क्या अद्भुत प्रश्न बनाए हैं, ठीक है, क्या गजब का प्रश्न है। बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जाना चाहिए, मतलब 2009 के अनुसार कैसे मूल्यांकन करना चाहिए तो बताइएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों को नियमित रूप से आप क्या करिए, होमवर्क दीजिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि जहाँ तक हो सके शारीरिक दंड की उपेक्षा की जानी चाहिए, मतलब मारपीट डालिए। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न ये कहता है जहाँ तक हो सके शारीरिक दंड की उपेक्षा की जानी चाहिए। क्या यार वही क्वेश्चन फिर आ गया ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न विकल्प कहता है कि परीक्षा केवल पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद ही होनी चाहिए। क्या ऐसा कहा जा रहा है भैया। अगला प्रश्न ये कहता है, सॉरी विकल्प कहता है कि बच्चे को भय और अभिघात और चिंतन मुक्त बनाए रखना चाहिए। क्या अद्भुत प्रश्न है। मूल्यांकन कैसे करना चाहिए बताइए। फिर 2009 कहता है कि भैया मूल्यांकन कैसे आप करेंगे, आप हमें बताइए बच्चों को कैसे मूल्यांकन करेंगे, किस पर आप विचार करेंगे ज़्यादा अच्छा। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाना चाहिए चौथा हो जाना चाहिए, यानी कि बच्चों को क्या करना चाहिए, भय, बच्चे को डर खत्म कर देना चाहिए। मेक द चाइल्ड फ्री टू फियर एंड ट्रॉमा एंड द एनग्जाइटी, यानी कि उनको चिंता मुक्त बनाए देना चाहिए। दोस्तों यही ऑप्शन सही हो जाता है। ऐसा कौन कह रहा है आपसे, ऐसा आपसे कह रहा है RTE अधिनियम 2009। RTE अधिनियम के बारे में यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो RTE अधिनियम के बारे में बात करते हैं, इसे 2010 में लागू किया गया था ना, शायद हाँ 2010 में लोकसभा इसे लागू किया गया था। चलिए तो दोस्तों हमने आपको NCERT 2005 और RTE अधिनियम CCE से जितने भी प्रश्न बनने थे उसको हमने बता दिया है। बाकी मर्जी आपकी है, अगर आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने बेहतर प्रश्न आपको कहीं मिलते नहीं हैं, आप जानते हैं। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। थैंक यू सो मच। मेरा काम है आपको ईमानदारी से पढ़ा कर देना ना। तो दोस्तों आप सभी लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा से पढ़ाने का कम मन कर रहा है लेकिन पढ़ाऊँगा। अभी हमारी है दूसरी क्लास, इसके बाद है दोस्तों हमारी है करंट अफेयर्स की क्लास। उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, इतनी बेहतर क्लास होगी कि मानो कि आपको लगेगा कि अद्भुत तरीके से क्लास बनाई गई, बहुत अच्छे तरीके से प्रवीण सर ने पढ़ाया है। ठीक है, तो सारी क्लास में वैसे मैं बिल्कुल एक्टिव रहता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है पढ़ाते पढ़ाते मन क्या होता है कि एक बार थोड़ा सा शांत सा हो जाता है। चलिए क्लास को स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय